नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। खबर सुल्तानपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को विकास की बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 819 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 99 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं के जरिए जिले में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों को नई गति मिलने की भी उम्मीद है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। और हर थाना क्षेत्र में अपना एक गुंडा पालती थी, जिससे वह गरीबों का शोषण कर सके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर सके, रात चलती हुई बेटियों के पर छीटाकशी कर सके, व्यापारियों की छीना झपटी कर सके। अब नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करता। मुझे याद है सुल्तानपुर में 2017 के पहले पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। दुर्गा पूजा नहीं होने देते थे, रामनवमी के जुलूस नहीं निकलने देते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था चलती थी, गरीब को योजना का लाभ नहीं, अन्नदाता किसान बेहाल था, नौजवान प्लान कर रहा था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज के इस मार्ग का कोई पुरसा हाल नहीं था। वाराणसी की कनेक्टिविटी बदतर थी, लखनऊ जाना कठिन था, और आज तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर होते हुए जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ पहुंचकर जिले को 384 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। वहीं जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप करने वाली प्रतापगढ़ की बेटी श्रद्धा पांडे को भी सम्मानित किया। उन्होंने श्रद्धा पांडे को आईपैड भेंट कर उनकी उपलब्धि की सराहना की। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए की लागत की 111 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में टॉप करने वाले श्रद्धा पांडे को भी मंच पर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए राम मंदिर चढ़ावा विवाद का जिक्र किया और कहा कि उन्हें विश्वास है कि एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी, और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने विपक्ष पर जाति के नाम पर विभाजन करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नया नहीं। जाति के नाम पर विभाजन या आस्था पर प्रहार, यही है आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं। वहीं उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच विपक्ष के सवालों का भी करारा जवाब दिया। दरअसल विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कही थी, जिसके जवाब में सीएम योगी ने कहा कि जब कांग्रेस के द्वारा राम को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे, तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे,
क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना गिरगिट से की। उन्होंने कहा कि गिरगिट भी सोचता होगा कि ये कौन प्राणी है जो मेरे से भी ज्यादा रंग बदलता है। उनकी पीड़ा तो ये है, उनकी पीड़ा आस्था नहीं है। और इसीलिए मुझे देख के लगता है, अब तो इन सपाइयों से, इन कांग्रेसियों से गिरगिट भी शर्मा रहा होगा कि भाई देखो, कम से कम एक नई प्रजाति आ गई है कि जो हमसे तेजी के साथ रंग बदलती है। और ये इन लोगों के दोहरे चरित्र से आप अनुमान लगा सकते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। विपक्ष लगातार बयानबाजी करने के साथ ही बीजेपी पर चोरी में मिलीभगत करने का आरोप लगा रहा है। वहीं सीएम योगी विपक्ष के आरोपों को लेकर बेहद गुस्से में नजर आए और प्रतापगढ़ में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोपों का करारा जवाब दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद अब विवाद जो है वो गहरा गया है। आपको बता दें, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच करीब 40 दिनों में 70 संदिग्ध चोरी की घटनाएं दर्ज की गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में कुछ कर्मचारियों को कथित तौर पर नकदी अपने कपड़ों, जेबों और जूतों में छिपाते हुए देखा गया। वहीं एसआईटी ने सुरक्षा व्यवस्था और मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी के पालन में भी गंभीर खामियों की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट में 6 लोगों की भूमिका प्रथम दृष्टया संदिग्ध बताई गई है, जबकि इस मामले में पहले ही 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रिपोर्ट आने के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के मामले में अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार को एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट आई, जिसमें कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने अपनी जांच में साफ कहा है कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान नकदी और कीमती वस्तुओं की चोरी हुई। 27 अप्रैल से 5 जून 2026 तक यानी करीब 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज की जांच में गिनती कक्ष के अंदर कई बार कर्मचारियों को नोटों की गड्डियां, खुले रुपए और कीमती सामान अपने कपड़ों, जेबों, यहां तक कि जूतों में छिपाते हुए देखा गया। जांच में ऐसे करीब 70 संदिग्ध मामलों का जिक्र किया गया है। एसआईटी का कहना है ये कोई 1-2 घटनाएं नहीं थी, बल्कि कई दिनों तक दोहराई जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया थी। जांच में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गिनती कक्ष में प्रवेश और निकास के समय तलाशी नहीं होती थी। कर्मचारियों को निजी सामान अंदर ले जाने की छूट थी। अलग अलग हुडियों की नकदी को मिलाया जाता था। नकदी का पूरा रिकॉर्ड और वजन भी दर्ज नहीं किया जाता था। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में 6 लोगों की भूमिका पहली नजर में संदिग्ध बताई है, जिसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे और रामा शंकर मिश्रा उर्फ टिन्नू का नाम शामिल है। इधर एसआईटी की रिपोर्ट आई, उधर राजनीतिक शोर भी सुनाई देने लगा। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने राम मंदिर में चोरी करके करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। गिनती में खुलासा हुआ, यही हम शुरू से कह रहे थे कि जो पैसे गिने गए हैं उनकी अनियमितता तो सामने आ जाएगी, लेकिन जो रुपए बगैर गिने लूट किए, जैसे 16 करोड़ श्रद्धालु कुंभ के समय में आए थे और 84 करोड़ का चढ़ावा जो है सिर्फ मंदिर के कोष में जमा हुआ है, जबकि एक आदमी ने अगर 100 रुपए भी दिए होते तो 1600 करोड़ रुपए जमा होने होते। तो एसआईटी तो गिनती के रुपयों की जांच कर रही है। लगातार सीसीटीवी के जो फुटेजेस आए हैं, एसआईटी ने बोला है कि 40 दिन में 70 बार चोरियां हुई है। हर जगह से चोरी हुई है। चंदा की चोरी हुई है, चढ़ावे की चोरी हुई है, निर्माण कार्य में चोरी हुई है। अनिल मिश्रा के ऊपर 40% कमीशन का आरोप लगा है। वहां पे जो जमीन अधिकृत किया गया है उसमें गमन किया गया है। मतलब कोई ऐसा कोना नहीं बचा राम जी का जहां पे इन भ्रष्टाचारियों ने चोरी ना की हो। शर्म आनी चाहिए। राम के अलंकार चोरी हो गए, सीता माई के अलंकार, आभूषण चोरी हो गए,
चांदी की ईंटें चोरी हो गई, सोने की चढ़ावा चोरी हो गया। लगभग 2000 करोड़ का ये घोटाला राम मंदिर के ट्रस्ट में हुआ है। तो इस्तीफे से क्या होगा? पूरे राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए और राम मंदिर ट्रस्ट को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। ये लोगों के साथ विश्वासघात है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से हो रही है और दोषी चाहे कोई भी हो, उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सीसीटीवी फुटेज में जैसे जैसे जानकारी मिल रही है, एसआईटी अपनी जांच की जो रफ्तार है वो तेज कर रही है। और यकीन मानिए, आप कितने भी ऊंचे क्यों ना हो, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है साहब, योगी आदित्यनाथ जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, कोई नहीं बचने वाला। और राम मंदिर 500 वर्षों के बाद बना है और वहाँ रामलला के मंदिर में चोरी हो जाए और कोई बच जाए, ये होने वाला नहीं। देखिए, एफआईआर हो, एसआईटी हो, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, गिरफ्तारी हो, जब्ती हो, सरकार और प्रशासन ने सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ इस काम को किया है। अकारण कुछ राजनीतिक ताकतें ऐसे हैं जिनको 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव दिख रहा है। वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी में गठबंधन कैसे हो जाए, सीटों का बंटवारा कैसे हो जाए, इस मुद्दे का राजनीतिक अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए, ये ऐसा सोच रहे हैं। भक्त, आस्था और श्रद्धा ये सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय था, है और आगे भी रहेगा। चढ़ावा चोरी में पहले ही 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर आगे कितनी और गिरफ्तारियां होती हैं और राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में और कौन से बड़े बदलाव किए जाते हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। रामनगरी अयोध्या में मौसम ने अचानक करवट ली है। आपको बता दें, भारी बारिश के बाद लोगों को कई दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। बारिश की बूंदों ने जहां मौसम को सुहावना बना दिया, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी दिखाई दे रही है। खेतों के लिए इस बारिश को फायदेमंद माना जा रहा है। आपको बता दें, अयोध्या में बदले मौसम के साथ लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं किसान अच्छी फसल की उम्मीद जता रहे हैं। तो आपको बता दें, भारी बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। इसके साथ ही किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली है, क्योंकि ये बारिश जो है वो फसल के लिए लाभकारी जो है वो बताया जा रहा है। तो अयोध्या में मौसम बदला है और भारी बारिश और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली है, क्योंकि इस बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इससे फसल में भी लाभ मिलेगा। तो रामनगरी में ये बारिश का पूरा माहौल जो है वो देखने को मिला। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर शामली से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अंतर्राज्यीय डकैती गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ये गिरोह हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर हुई 5 डकैती की वारदातों में शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार, नकदी और अपराध में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो गाड़ी भी बरामद की है। पूछताछ में गिरोह से जुड़े कई अहम सुराग भी मिले, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में भी जुटी है और गिरोह के आपराधिक नेटवर्क की भी जांच कर रही है। तो शामली का ये पूरा मामला है, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैती के गिरोह को पकड़ा है, जिसमें 5 बदमाश जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। उनके पास से हथियार और नकदी जो है वो बरामद की गई है। इसके अलावा पुलिस जो है वो लगातार जांच पड़ताल में भी लगी हुई है कि इस गिरोह के साथ कोई और अन्य भी लोग शामिल थे या नहीं, और उन्हें भी तलाश करने की कोशिश जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें, हरियाणा और यूपी के पेट्रोल पंपों पर ये जो गिरोह था वो डकैती करता था। वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले स्कॉर्पियो गाड़ी भी पुलिस ने बरामद किए हैं। एक्चुअल में 3/4 की रात्रि में थाना भवन के पिंड कस्बा है, वहाँ की एक हमारी बहुत ही बड़ी पेट्रोल पंप है जो रिलायंस की है। उस पर रात्रि लगभग 2 बजे वहाँ पे कुछ 7-8 लोग आए स्कॉर्पियो गाड़ी से, और इन लोगों ने फायरिंग की। वहाँ से कुछ गैस का डिब्बा लेके फरार हो गए थे और इन लोगों ने वहाँ पे जानलेवा फायरिंग की थी।
तत्काल थाना भवन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेरे द्वारा हमारे एएसपी साहब सुमित शुक्ला जी, हमारे थाना भवन सीओ श्याम सिंह, एसएचओ थाना भवन विजेंद्र रावत और स्वाट प्रभारी राउत सिसोदिया, उनकी टीम हमने लगाया था इसमें। और इन लोगों ने कल रात में एक पुलिस कार्रवाई में 5 लोग गिरफ्तार किए हैं। ये बहुत ही कुख्यात 5 डकैत हैं जो 5 मूलतः हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका नाम क्रमशः साबिर, अमन, मोहसिन, जसवीर और काला है। और ये 2 लोग अभी फरार इसमें हैं। ये सभी मूलतः जनपद पानीपत और सोनीपत के रहने वाले हैं और ये सब पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। इन लोगों ने जिनसे जब विस्तार से पूछताछ हुई, उन्होंने बताया कि लोगों ने कुल अभी 5 डकैती घटनाएं कारित किया। इन लोगों ने इसमें सारी डकैती थी। इनके गैंग में कुल 7 लोग सम्मिलित थे। इनकी पहली घटना मुरथल में जनपद सोनीपत में किया और दूसरी घटना इनकी बाबेला में जनपद पानीपत में हरियाणा में हुई। तीसरी घटना हमारे यहाँ हिंड कस्बा थाना भवन जनपद शामली में हुई। चौथी घटना सरधना कस्बे में जनपद मेरठ में हुई और 5वीं और अंतिम घटना इनकी छपार कस्बा जनपद मुजफ्फरनगर में हुई थी। ये बहुत ही कुख्यात गैंग है। इसमें एक लड़का जसवीर जो पहले पेट्रोल पंप पे काम कर रहा था, उसके आइडिया से लोगों ने पग फूटना शुरू किया था। इनके जो गैंग का लीडर है वो साबिर उर्फ बाबा है, जो मूलतः गन्नौर जनपद सोनीपत का रहने वाला है। इन लोगों ने एक बड़ा गैंग बना रखा है। ये बड़ी घटनाएं 5 डकैती की हुई थी। इनमें लोगों ने जानलेवा फायरिंग भी की थी। इनके पास से कुल मिला के अभी ऑटोमेटिक 32 बोर की 3 पिस्टल बरामद हुई है और 2 कंट्रीमेड पिस्टल बरामद हुई है। बहुत सारे कोकाट बरामद हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज विकास प्राधिकरण यानी पीडीए ने अवैध प्लांटिंग के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कई गांवों में बुलडोजर कार्रवाई की है। भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह की खुर्द में करीब 20 बीघे और रावतपुर में 8 बीघे में की गई अवैध प्लांटिंग ध्वस्त की गई है। आपको बता दें, मधुकर मिश्रा और शिवांग श्रीवास्तव की अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई हुई है। जोनल अधिकारी सूरज पटेल के नेतृत्व में 3 जेसीबी से अभियान चलाया गया। वहीं आपको बता दें 8 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मेला प्राधिकरण ने भी एक एफआईआर दर्ज की है। तो आपको बता दें, अवैध प्लॉटिंग पर पीडीए का ये बुलडोजर जो है वो देखने को मिला है। अनुज सिंह समेत कई लोगों पर बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। बिना लेआउट स्वीकृति के ये प्लॉटिंग ध्वस्त की गई है। आपको बता दें, एयरपोर्ट क्षेत्र में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो चलाया गया है। तो प्रयागराज का ये पूरा मामला है जहां बुलडोजर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। अवैध प्लॉटिंग पर पीडीए का ये बुलडोजर एक्शन जो है देखने को मिला है। आपको बता दें, अनुज सिंह समेत कई लोगों पर ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो प्रयागराज का ये पूरा मामला है। बिना लेआउट स्वीकृति के ये प्लॉटिंग जो है वो ध्वस्त की गई है। एयरपोर्ट क्षेत्र में ये अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है वो चलाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं। अनुज सिंह समेत कई लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।